हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं एक सेशन लेकर आया हूं जिसमें अपने लोग बात करेंगे डीसी जनरेटर के मेन पार्ट्स के बारे में, क्योंकि डीआरडीओ का जो चैप्टर अपना चल रहा है डीसी जनरेटर, उसमें अपने क्लास चल रही है डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स जो डीसी जनरेटर के कौन कौन से पार्ट्स उसमें लगे होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है, उस चीज़ के बारे में अपने थोड़ा प्रैक्टिकली आज नॉलेज लेंगे। ये क्लास लेने का मेन जो रीज़न है वो ये है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आईटीआई छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया है और उनको पार्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई नहीं है। इसलिए अपने जो है विजुअल करके पार्ट्स जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे ताकि अपने को अच्छे से ये समझ में आ जाए और किसी प्रकार का डाउट जो है वो पार्ट को लेकर ना रहे, किसी भी जनरेटर के, किसी भी डीसी जनरेटर के मेन जो पार्ट्स हैं उनको लेकर किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो स्टूडेंट्स से स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि क्लास को आप पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये नॉलेज अगर आप लोगों किसी कंपटीशन में नहीं तो दैनिक जीवन में भी काम आता ही है, क्योंकि ये मशीन जो है अपने इर्द गिर्द हर जगह पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप लोग पूरा क्लास देखें एंड तक, ताकि एंड में आप लोगों को ज़रूर ये पता चल जाएगा कि वास्तव में एक मशीन के अंदर कौन कौन से पार्ट जो है वो लगे होते हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये मशीन है एक डीसी मशीन, जिसके मैंने पार्ट्स को डिसअसेंबल कर दिया है सारी मशीन को, यानी इनके पार्ट्स को मैंने खोलकर अलग अलग कर लिया है। सारे पार्ट्स हैं यहाँ, छोटे से लेकर बड़ा पार्ट्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मशीन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग उसका थ्योरेटिकल नॉलेज अगर लेना चाहते हैं तो डेली सुबह 8 बजे लाइव क्लास चलती है हमारे यूट्यूब चैनल ए क्लास स्टडी पर। तो आप लोग सुबह 8 बजे लाइव क्लास भी लगा सकते हैं, थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ टाइम टू टाइम पर मैं ये प्रैक्टिकल क्लासेस भी अपलोड करते रहता हूँ, ताकि आप लोगों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एक कंबाइंड नॉलेज एक ही जगह से मिल सके। आपको अदर किसी सोर्स की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े किसी प्रकार से आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, अपने ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो देखो बच्चों, आपके सामने डीसी जनरेटर या मोटर की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि डीसी मशीन में बनावट जो होती है यानी इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो मोटर और जनरेटर का सेम होता है। कुछ पार्ट्स आपके सामने दिखे हुए हैं जिनको मैंने वर्किंग टेबल पर जो है वो अलग अलग निकाल कर रख दिया है। जैसे कि आपके सामने ये है, इसको योक कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आर्मेचर पार्ट है, ठीक है। फिर ये एंड प्लेट्स हैं। उसके बाद में ये आपके पास पोल है, एंड कवर है, रोकर आर्म है, ब्रशेज हैं, ठीक है, और एक्सेट्रा, मतलब आपका पार्ट यहाँ पर जो पड़ा हुआ है देख लेना, ठीक है। देखो कैंडिडेट, किसी भी मशीन के अंदर दो बेसिक पार्ट होते हैं। दो बेसिक पार्ट मतलब पहला उसका पार्ट होता है जो स्टेशनरी पार्ट होता है, और सेकेंडरी उसका जो पार्ट होता है वो होता है उसका रोटेशन पार्ट, मतलब घूमने वाला भाग। एक उसका पार्ट होता है आपके पास रोटेटिंग पार्ट और एक होता है स्टेशनरी पार्ट। तो अपने दोनों के बारे में देखेंगे कि कौन सा पार्ट जो है वो कहाँ लगा होता है और किस चीज़ का बना होता है और दिखने में वो कैसा होता है, ठीक है। जैसा कि क्लास में अपने पढ़ रहे हैं थ्योरी के अंदर, पहला पार्ट अपने पढ़ा था स्टेशनरी पार्ट, जिनको कहते हैं वो पार्ट जो मशीन में मूव नहीं करते हैं, यानी घूमना नहीं करते हैं, घूमते नहीं हैं, वे सारे पार्ट जो है वो स्टेशनरी कहलाते हैं, ठीक है। जैसा कि अपने इस वीडियो में देखेंगे कि आपके सामने ये एक पार्ट रखा हुआ है, इसको योक कहा जाता है, ठीक है, योक कहा जाता है। और योक जो है मशीन का वो एक स्टेशनरी पार्ट होता है। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो ये एक योक है जो मशीन का स्टेशनरी पार्ट है। आप इसको क्लियरली देख पा रहे हो, इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है एक राउंड शेप के अंदर है, तो ये योक है। योक एक मशीन का स्टेशनरी पार्ट होता है। योक किससे बना होता है? देखो, ये डिपेंड करता है मशीन की क्षमता पर। अगर आपकी मशीन जो है वो छोटी मशीन है या कम क्षमता की है तो आपका योक मोस्टली कास्ट आयरन का बना होता है। और यही अगर आपकी मशीन बड़ी है और लार्ज मशीन है, हैवी, अगर अपने पास में अपनी ये कह सकते हैं कि क्षमता की कैपेसिटी की है, तो वो कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। शेप आपको दिखाई दे रही है, इसको बेलन आकार बनाया जाता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर वेव में इसको नहीं बनाया जाता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये योक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इस योक के अंदर आप अभी अपनों देखा है कि अंदर की तरफ आपको यहाँ पर एक पोल दिखाई दे रहा है, दूसरा पोल मेरे पास यहाँ है, आप इसको देख सकते हो। ये दूसरा पोल है जिसको, ये वाला जो पार्ट होता है इसको पोल शू अपने कहते हैं, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। और ये वाला जो अपने पास पार्ट है इसको पोल योक कहते हैं। भाई देखो, ये कॉलर है, कॉलर इसलिए लगाई जाती है ताकि जो वाइंडिंग है वो पोल शू के साथ में बिल्कुल भी किसी प्रकार से टच ना कर सके। ये माइका नाइट पेपर होता है। देखो कैंडिडेट्स, ये है पोल आपके पास, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी आपको शो किया था। एक प्रकार का ये पोल है, देखने में आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है जैसा मैंने डायग्राम बनाया था, ठीक है। पोल जो है वो आपको मैंने बताया था, आज पतली पतली जो है सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है ताकि एडी करंट्स को कम किया जा सके और स्ट्रेसिस को कम किया जा सके, ठीक है। तो ये पोल होते हैं। ऊपर वाला भाग पोल योक कहलाता है, जो सब मैंने आपको बताया था। और नीचे वाला भाग जो है, जो शू की आपकी शेप में दिख रहा है, चंद्र आकार दिखाई दे रहा है, इसको शू की शेप बोलते हैं। तो ये पोल शू है, देख पा रहे हो आप लोग।
लोग पोल जो है वो शू की आकृति में है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल पास से देखो, ये पोल जो है बिल्कुल शू की आकृति में है आपका, ठीक है। क्यों बनाते हैं मैंने आपको बताया था, एयर गैप जो होता है उसमें फ्लक्स को जो है एक समरूप वितरण देने के लिए या समरूप फ्लक्स का वितरण करने के लिए जो है इसको शू की आकृति का बनाया जाता है। या फिर एक और रीजन मैंने आपको बताया था कि जो पोल होते हैं उसको उसके अंदर किसी प्रकार की फ्रिंजिंग इफेक्ट ना हो, उसको कम करने के लिए पोलों को किसका शू की आकृति का बनाया जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई योग की, ठीक है। और योग का काम क्या होता है मैंने आपको बताया था, पोल्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया जाता है उसके मार्ग देने के लिए उसको योग जो है उत्तरदायी होता है। मैंने आपको बताया था, थ्योरी की क्लास में भी बताया था कि जो योग है वो फ्लक्स को, मेन फ्लक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है अगर 2 पोल की मशीन है तो, ठीक है। और इसका मेन काम होता है जो आपकी मशीन है उसको मैकेनिकल सब जो अपने स्ट्रॉन्गनेस या ऐसे कह सकते हैं मैकेनिकल जो कहते हैं भारी क्षमता, या ऐसे कह सकते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो आपका योग देता है मशीन को, ठीक है। उसके बाद देखो योग में कैंडिडेट अपने एक पार्ट देखा था, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको बोलते हैं आई बोल्ट। ऊपर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, देखो थोड़ा सा मैं इसको मशीन को मूव कराता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आई बोल्ट है इस, ठीक है। आई बोल्ट का मैंने आपको बताया था मशीन को आपको अगर हैवी मशीन है, बहुत भारी मशीन है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो है आई बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस आई बोल्ट के अंदर एक लोहे की रोड लगाकर या किसी क्रेन या लिफ्टिंग सिस्टम के द्वारा इसको एक स्थान से या एक प्लेस से अनदर प्लेस पर क्या कर सकते हैं, हमने मूव कर सकते हैं इजीली आई बोल्ट की सहायता से, ठीक है। फिर अपनों ने देखा था कि इसके अंदर योग पर ही एक पार्ट लगा होता है जिसको टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है कैंडिडेट्स, ये टर्मिनल बॉक्स है जिसमें पोर्सलिन के कनेक्टर्स लगे हुए हैं। पोर्सलिन के कनेक्टर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो आपके अंदर से जो टर्मिनल बाहर आएंगे या वाइंडिंग के जो सिरे बाहर आएंगे वो किसी प्रकार से बॉडी के साथ में टच ना हो, अन्यथा जो लीकेज करंट है वो बॉडी में आने लग जाएगा और मशीन जो है वो करंट देने लग जाएगी, जैसा कि अपने पढ़ते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल बॉक्स हो गया। जो मशीन है, अगर जनरेटर है तो आउटपुट अपने टर्मिनल से लेंगे और मोटर है तो अपने टर्मिनल बॉक्स की सहायता से मशीन को इनपुट देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास योग की बात हो गई, जिसको योग भी कहते हैं, बेस भी बोल देते हैं किसी मशीन, बेस नहीं बॉडी भी बोल देते हैं किसी मशीन की, ठीक है। दूसरा अपनों ने देखा है कि योग जो होता है उसके साथ में मशीन में एंड प्लेट्स लगी होती है। तो आपके सामने ये एंड प्लेट्स हैं, देखो कैंडिडेट्स, ये एक मशीन में 2 एंड प्लेट्स होती हैं इस तरीके से, एक फ्रंट एंड प्लेट होती है और एक रियर एंड प्लेट होती है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखो। और इस एंड प्लेट्स के अंदर बीच में आपको देख रहे हो यहाँ पर बियरिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये बियरिंग्स है, देखो आप लोग कैंडिडेट्स, ये बियरिंग है आपका, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो एंड प्लेट्स जो होती हैं दिखने में आप देख सकते हो इस तरीके से, ये मशीन की एंड प्लेट है, आप यहाँ से इसको ऐसे क्लोज कर सकते हो इस तरीके से, देखो मशीन पर ये पूरी क्लोज हो जाएगी एंड प्लेट जो है इस तरीके से, ठीक है। और एंड प्लेट किसकी बनी होती है, बात ये आ जाती है। तो देखो जिस मटेरियल की आपकी मशीन बनी हुई है, नॉर्मली एंड प्लेट भी आपकी उसी मटेरियल की बनी होती है। तो लाइक अपने बोल सकते हैं एंड प्लेट जो है वो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का ही बना होता है, जैसा कि आपकी मशीन की बॉडी बनी हुई है, यानी कि योग बना हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है और ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे ऐसी और वीडियोज़ बनानी चाहिए तो मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा नए नए जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, कंस्ट्रक्शन जो है या फिर किसी चीज़ की वर्किंग प्रिंसिपल है उसको लाइव अपने या फिर अपने उसको विजुअल करके देखेंगे तो अपने को ज़्यादा समझ में आएगा। तो कैंडिडेट्स आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए चैनल को, ठीक है। अभी देखो एंड प्लेट्स का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था। तो एंड प्लेट्स का काम होता है, ये आपके पास एक पार्ट है जिसको आर्मेचर अपने कहते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो आर्मेचर को जो है मेनली सपोर्ट करने का काम जो करता है वो एंड प्लेट्स करती है, यानी एंड प्लेट्स जो होती है उनको, अब जैसे ये एंड प्लेट है इसके साथ आप आर्मेचर को कनेक्ट कर सकते हो। तो अपने ये कह सकते हैं कि आर्मेचर जो है, आर्मेचर को सप्लाई देने के लिए या आर्मेचर को सपोर्ट देने के लिए या धारण करने के लिए जो है वो एंड प्लेट्स मशीन में लगाई जाती है। डीसी मोटर में, डीसी जनरेटर में, या फिर आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर ले लो, जैसे सिंक्रोनस मोटर ले लो, रोटर को या आर्मेचर को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, बैलेंस देने के लिए, या ऐसे बोल सकते हैं आप लोग धारण करने के लिए जो है वो एंड प्लेट्स लगाई जाती है, ठीक है। अब देखो आप लोगों को पता है मैं स्टेटर पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये स्टेटर पार्ट है, ये भी स्टेटर पार्ट है यानी स्टेशनरी, और ये भी स्टेशनरी। उसके बाद ये देखो कैंडिडेट्स, ये एंड कवर है। एंड कवर जो है वो मशीन में क्यों लगाया जाता है, मैंने आपको बताया था, बाहरी धूल मिट्टी को या किसी बड़े पार्ट जो है वो मशीन में ना चला जाए, इसके लिए एंड कवर लगाया जाता है। और एंड कवर के अंदर मैंने आपको बताया था कुछ जालीनुमा संरचनाएं होती है, जिससे जो है वो एयर जो है वो इन और आउट कर सके और मशीन को कूलिंग भी मिलता रहे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो अपनों ने बात करा था फील्ड वाइंडिंग का, तो ये फील्ड वाइंडिंग है।
ठीक है। मैंने आपको बताया था फील्ड वाइंडिंग एक बास्केट टाइप वाइंडिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से ये वाइंडिंग है, इस पर कॉटन टेप मैंने आपको बताया था कॉटन टेप लगा दी जाती है, जैसा कि ये दिखाई दे रही है कॉटन टेप है। कॉटन टेप इसलिए लगाई है ताकि वाइंडिंग जो है वो कोर से कट ना हो बिल्कुल भी। तो फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको, ये आपके पास पोल है, पोल के ऊपर इस तरीके से जो फिटेड किया जाता है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये पोल वाइंडिंग आपकी फिटेड हो चुकी है इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो जैसे ही ये आप इसको सप्लाई दोगे तो यहाँ से ये वाइंडिंग जो है ये फ्लक्स बनाएगी जो इस एरिया से आर्मेचर की तरफ जाएगा, और आर्मेचर जो है वो आपका फ्लक्स कट करके ईएमएफ जनरेट करता है जनरेटर के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास में पोल हो गया। एक मशीन में मिनिमम 2 पोल हो सकते हैं और मैक्सिमम 8 पोल हो सकते हैं डीसी मशीन की अगर बात करें तो। और जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था, पोलों का जो स्ट्रक्चर रहता है वो अल्टरनेटिव आपको रखना है, यानी एन के बाद एस पोल, एस के बाद फिर एन पोल, फिर एन एस पोल, यानी बदलता हुआ स्वरूप रखा जाता है। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। अगर आपको रीजन जानना हो तो आप लोग जो डीसी जनरेटर की पार्ट फर्स्ट क्लास को देख सकते हैं या सेकंड क्लास को देख सकते हैं, जिसमें ये टाइप ऑफ डीसी जनरेटर पार्ट्स दिए हुए हैं। उसमें आपको बताया गया था, मैंने बताया था कि पोल जो है उनको सदैव अल्टरनेटिव जो आपके पास नेचर है उसमें रखा जाता है, ताकि एयर गैप जो होता है उसमें एयर गैप में फ्लक्स का एक समान जो है वो वितरण हो सके, यानी फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लीनियर एकदम समरूप हो सके। इसलिए जो है अपने क्या करते हैं कि जो पोल है उसको अल्टरनेटिव नेचर में रखा जाता है, यानी बदलते हुए स्वरूप में रखा जाता है। 2 है, 4 है, 6 है, चाहे 8 है, जितने भी पोल हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कैंडिडेट्स को एक रोकर आर्म का नाम बताया था। ये आपके पास रोकर आर्म है, आप देख सकते हो इसको, थोड़ा ध्यान से आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। रोकर आर्म जो है वो पोर्सलिन या बेकेलाइट की बनी हुई थी, और मैंने आपको बताया था इसको वर्ताकार शेप में बनाया जाता है। इसके ऊपर आपको 2 आप देख रहे हो, ये तो ब्रश है, ब्रश को मैं एक बार निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये ब्रश होल्डर आपके सामने 2 लगे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, 1 और 2 ये ब्रश होल्डर है। ब्रश होल्डर का काम देखो, ब्रश होल्डर किस पे लगे हुए हैं, आपकी रोकर आर्म पे। आप देख सकते हो कैंडिडेट, ब्रश होल्डर आपके किस पे लगे हुए हैं, रोकर आर्म पे आपके ब्रश होल्डर्स लगे हुए हैं। और ब्रश होल्डर्स जो होते हैं मैंने आपको बताया था वो 180 पर रखे जाते हैं। अगर 2 ब्रश हैं तो 4 हैं तो फिर इस तरीके से 180 पर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो अपने शेप के हिसाब से, जनरेटर की वर्किंग के हिसाब से या वाइंडिंग का टाइप जो उस हिसाब से ब्रशों की संख्या होती है, लैप में, वेव में, ठीक है, वो आपने देखेंगे वाइंडिंग वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये ब्रश के अंदर फिर आप देखो, ये एक ब्रश होल्डर है मेरे सामने, आपके सामने है, सॉरी, देख सकते हो आप लोग, ये ब्रश होल्डर है, थोड़ा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इस ब्रश होल्डर में मैंने आपके सामने जिक्र किया था टेंशन लीवर का, तो आपको एक छोटा सा पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एकदम छोटा सा पार्ट है, आप देख सकते हो। इसको टेंशन लीवर कहा जाता है, देखो आप देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट है, ये रहा, ठीक है। इसको टेंशन लीवर कहा जाता है। टेंशन लीवर को मूव करके आप लोग जो है ये टेंशन लीवर है, इसको आप मूव करके देखो, स्प्रिंग पर दबाव को बढ़ा सकते हो या फिर आप इस पर दबाव को घटा सकते हो। मतलब स्प्रिंग को टाइट या ढीला इसकी सहायता से किया जा सकता है, टेंशन लीवर की सहायता से। और स्प्रिंग पर दबाव जो है वो क्यों लगाया जाता है, मैंने आपको बताया था, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो होता है उसको कम करने के लिए स्प्रिंग पर जो है वो दबाव लगाया जाता है। जिसकी रेंज अगर बोले तो मैंने आपको बताया था, मिनिमम से मिनिमम रेंज अगर बोलें तो 0.12 से लेकर मैक्सिमम 0.27 kg पर सेंटीमीटर क्यूब रखी जाती है। वो कार्बन ब्रश के लिए सबसे ज़्यादा होती है, 0.27, जैसा कि अपने पढ़ते हैं, ठीक है। आज सुबह वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि कार्बन ब्रशिस पर अंदर जो ब्रशिस हैं उन पर कितना ब्रश जो आपके पास में होल्डर है उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, वो सारा मैंने आज आपको क्लास में बता दिया था, ठीक है। अब देखो अपने सामने है अगला पार्ट जो है, अपने सामने ब्रश है। तो ये देखो कैंडिडेट, आपके सामने ब्रश दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बिल्कुल छोटा सा ब्रश है, देखो इस तरीके से आप देख सकते हो। ये आपके सामने कार्बन ब्रश का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इस कार्बन ब्रश के ऊपर ये वाली जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट आपको देखो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पिग टेल, दिखाई दे रहा है ना ये वाला पार्ट, इसको पिग टेल कहा जाता है। और ये आपका कार्बन ब्रश है, ये पूरा ब्रशिश है, इसमें अभी घिसा हुआ पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नया ब्रश हमने यूज़ किया हुआ है मशीन के अंदर। आप देख पा रहे हो, ब्रश का काम होता है कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करना। ये जो आपके पास में आर्मेचर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये इसके ऊपर आपने अभी अपने इसकी बात करेंगे आर्मेचर के ऊपर। तो आर्मेचर पे जो आपका लगा हुआ है कम्यूटेटर, उस कम्यूटेटर में जो है आप यूज़ करेंगे किसका, कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे अपने ब्रश का, ठीक है। और ब्रशों को लगाया जाता है ब्रश होल्डर में, और ब्रश होल्डर को लगाया जाता है रोकर आर्म पे। अब रोकर आर्म कहाँ फिटेड होती है, अपने उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, आपके सामने ये है एंड प्लेट, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। एंड प्लेट के अंदर मैंने आपको बताया था बैक जो आपकी एंड प्लेट होती है, बैक एंड वाली, उस पर इस तरीके से ये आपकी रोकर आर्म लग जाती है, जैसा कि मैंने यहाँ लगा दिया, देखो इस तरीके से ये रोकर आर्म फिटेड हो गई है। बाद में इस पर 2 स्क्रू लगा के इसको टाइट कर दिया जाता है। इसको आप वर्ताकार क्यों बना रहे हो, ताकि कम्यूटेशन के समय,
या फिर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के समय आप इस तरीके से रोकर आर्म को घुमा सको। देखो रोकर आर्म आराम से घूम पा रही है, इस तरीके से आप रोकर आर्म को घुमा सको, इसलिए इसको जो है गोल आकार बनाया जाता है ताकि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को कम किया जा सके या फिर कम्यूटेशन को कम किया जा सके। क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ ब्रुश यानी ब्रुशों को शिफ्ट करके आप क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन जो है उसको कम कर सकते हो। यानी आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को आप लोग जो है ब्रुशों को घूर्णन दिशा में शिफ्ट करके कम कर सकते हो। तो ये आप देख रहे हो कि रोकर आर्म कहाँ पर लगाई जाती है, एंड प्लेट पर लगती है, बैक एंड प्लेट को जिसको अपने कहते हैं। ठीक है भाई, तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। और अब देखो ये तो स्टेशनरी पार्ट हो गया अपने पास सारे किसी भी मशीन के अंदर। अब अपने बात करेंगे मशीन के अंदर का जो अगला पार्ट है उसको अपने बोलते हैं, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये आर्मेचर है। एक ही आर्मेचर पर काफ़ी सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। कम्यूटेटर पे इसी पर होता है, राइजर भी इसी पर होता है, आर्मेचर कोर भी इसी पर होती है, आर्मेचर वाइंडिंग भी इसी पर होता है, उसके अलावा शाफ्ट भी आपकी इसी पर होती है। तो ज़्यादातर जो आपके रोटेशन पार्ट होते हैं वो सारे आर्मेचर से आर्मेचर में ही होते हैं, निहित होते हैं, मतलब अपने बोल सकते हैं। तो आर्मेचर ये जो अपने ये कह सकते हैं आर्मेचर जो है वो आर्मेचर कोर से, आर्मेचर वाइंडिंग से मिलकर बना होता है। और वाइंडिंग जो है उनको बाहर निकाल कर एक कम्यूटेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। वाइंडिंग और कम्यूटेटर के बीच का जो पार्ट होता है वो अपने पास राइजर होता है। अभी अपने शो करेंगे राइजर दिखने में कैसा होता है, आर्मेचर कैसा होता है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो जल्दी से आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए बिल्कुल भी। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज़ होंगी, चाहे वो किससे भी रिलेटेड है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त हो जाए और आप एक अच्छे से टॉपिक के लिए बिल्कुल भी ना चूकें। इसलिए आप लोग क्लास को जो है वो लाइक कर दीजिए। अब देखो लगभग ख़त्म होने वाली है अपनी ये क्लास, और ये जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ क्लास के अंदर कि किसी भी चीज़ को अगर आपको पढ़ना है, ज़्यादा अच्छा याद रखना है, तो विजुअल करके उसे पढ़ो ताकि वो ज़्यादा आपको याद रहेगी। ठीक है, तो अब अपने बात कर रहे हैं, देखो आपके सामने अगर आगे है आर्मेचर। तो आर्मेचर के बारे में अपने डिटेल से बात करते हैं कि आर्मेचर जो है वो किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको मैंने बता दिया आर्मेचर है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं वो भी मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। अभी थोड़ा आर्मेचर को अपने बिल्कुल नज़दीक से विजुअल करते हैं ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए, और फिर अपने बात करेंगे के अंदर ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो है ये वाला, ये अपने पास आर्मेचर की कोर है। ठीक है, जिसको टीथ कहते हैं। और आप देख पा रहे हो ये टीथ तो है, ये छोटी छोटी पत्तियों से मिलकर बना हुआ है। बिल्कुल यहाँ दिखाई दे रहा है आपको एक सिंगल लेमिनेशंस दिखाई दे रहे हैं आपको। इस तरीके से बहुत सारी लेमिनेशंस का यूज इसको बनाने में किया गया है, जो आर्मेचर है उसको। और आर्मेचर जो होता है उसमें कोर है, वाइंडिंग है, आपका कम्यूटेटर है और राइजर है। इस तरीके के सारे पार्ट इसमें लगे हुए हैं। अपने सबसे पहले बात करते हैं आर्मेचर कोर की। तो आप देख रहे हो आर्मेचर कोर जो है ये, इस कोर के अंदर स्लॉट्स बने हुए हैं। देखो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, देखो इन स्लॉट्स के अंदर हमने वेज लगा रखी है। वाइंडिंग के समय वेज लगा दी जाती है, ताकि मैं एक आधी वेज अगर कोई निकलती है तो आपको दिखा देता हूँ निकाल के। शायद ये नहीं निकल पाएंगी क्योंकि ये फुल्ली फिटेड है एक तरीके से। ठीक है, इस तरीके से देखो ये आपके पास में आपकी वेज है। मैं एक वेज यहाँ से बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो इस तरीके से ये वेज है, ये बिल्कुल वेज लगी हुई है वेज। और ये स्लॉट्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला स्लॉट है आपका। स्लॉट के अंदर आप देख लो आर्मेचर कॉइल जो है, ये आर्मेचर के चालक डाले हुए हैं स्लॉट्स के अंदर। ये टीथ वाला पार्ट है और वेज को जो है क्लोज कर दिया जाता है। सॉरी, जो आपका ये हाफ क्लोज या ऐसे बोल सकते हैं अर्ध बंद खांचे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, हाफ क्लोज स्लॉट्स हैं ये। इनको बंद कर दिया जाता है वेज की सहायता से, पच्चर जिसको हिंदी में कहते हैं, ताकि वाइंडिंग जो है अगर मोटर हाई स्पीड पर या जनरेटर हाई स्पीड पर चल रहा है तो वाइंडिंग जो है टूट कर बाहर ना आए, उसके लिए अपने क्या कर देते हैं, इसको वेज के थ्रू जो है सपोर्ट दे देते हैं वाइंडिंग को। ठीक है, अब देख रहे हो आप लोग सारे जो आपके कंडक्टर है वो स्लीव, ये बाहर जो आपको दिख रहा है ये स्लीव्स हैं। सारे जो आपके पास आर्मेचर कंडक्टर्स हैं वो सारे जाकर जुड़ रहे हैं राइजर के साथ। ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये राइजर है, जिस पर सोल्डरिंग करके अपनों ने कंडक्टरों को जोड़ा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि जो राइजर होता है उस पर आर्मेचर के चालक जो होते हैं उनको सोल्डरिंग की सहायता से जोड़ा जाता है। आर्मेचर कंडक्टर को कम्यूटेटर से जोड़ने के लिए बीच में एक रिंग यूज की जाती है, उसको राइजर रिंग बोलते हैं। ये राइजर रिंग आपको दिखाई दे रही है, उसी मटेरियल की बनी होती है जिस मटेरियल का आपका कम्यूटेटर होता है। ठीक है, उस राइजर रिंग के बिल्कुल पास में ये कम्यूटेटर है। बिल्कुल आप कम्यूटेटर को थोड़ा और देखोगे तो ये भी बिल्कुल छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ है। आपका जो कम्यूटेटर होता है वो हार्ड ड्रोन कॉपर या कठोर कर्सी तांबे से मिलकर बना होता है। वी शेप के इसके खंड होते हैं सारे। और जो
आपको दिख रहा है इनके बीच में छोटा जो पार्ट होता है उस पार्ट्स के अंदर भरा होता है आपका माइका, ताकि जो एक दूसरे से खंड जो है वो बिल्कुल शॉर्ट ना करें। और ये आपके पास में शाफ्ट है जो माइल्ड स्टील की बनी होती है, ठीक है। और ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, दिखाई दे रहा है ये वाली पार्ट आपका आर्मेचर वाइंडिंग है। जो वाइंडिंग है आर्मेचर की वो लैप या वेव दो प्रकार की हो सकती है। तो ये आपका आर्मेचर है कैंडिडेट्स, जो आर्मेचर मैग्नेटिक फ्लक्स में, यानी ये पोल्स इस तरीके से वाइंडिंग होकर ये पोल्स इसके ऊपर ऐसे होते हैं, इस तरीके से देखो ये पोल यहाँ फिटेड होगा, ठीक है। जैसे ही आप फ्लक्स बनाओगे आर्मेचर ऐसे घूमेगा, ठीक है। आर्मेचर घूमेगा तो फ्लक्स के बीच में जब ये आर्मेचर घूमता है तो ईएमएफ बनाएगा। वो ईएमएफ कहाँ पर आएगा? आपका कम्यूटेटर पर आएगा। कम्यूटेटर से ब्रशिस, इस तरीके से ब्रशिस मूव करते हैं कम्यूटेटर पे, तो ये ब्रशिस जो होंगे यहाँ से कलेक्ट करके करंट को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डीसी जनरेटर या डीसी मशीन के जो पार्ट्स हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को बिल्कुल आप शेयर कीजिएगा। ये आज की क्लास अपने सेशन को यहीं पूरा करेंगे। जैसा कि आपने आज की क्लास में सीखा है डीसी मशीन के जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स हैं उनको कैसे आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया, कौन कौन से पार्ट्स कहाँ लगे होते हैं, वो सारी चीज़ें अपनों ने देख ली है। और ये अपने पास में मशीन जो है उसके सारे पार्ट्स आपके सामने हैं, आप इनको दोबारा से विजुअल कर सकते हैं। ये इस तरीके से ये आपका एंड प्लेट है। एक चीज़ और रह गई थी जो मैंने आपको नहीं दिखाई है, वो है ये है आपका फैन, जो मशीन के ऊपर शाफ्ट पे इस तरीके से कनेक्टेड करते हैं अपने को, ताकि मशीन जो है उसको ये कूलिंग देता रहे साथ के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास में डीसी जनरेटर के पार्ट्स हो गए, ठीक है। चलो तो आज अपने इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपने कभी देखेंगे दोबारा प्रैक्टिकल में किसी भी मशीन के बारे में या ट्रांसफार्मर या कोई भी आपको अगर ऐसे लग रहा हो कि मुझे ये मशीन नहीं आ रही है, मैंने कभी देखी नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको उसी मशीन का बिल्कुल इसी तरह से एक वीडियो बना दूंगा और बच्चों को हेल्प हो जाएगी।